बेटियां अगर बाप की लाडली होती हैं तो माँ की परछाई भी होती हैं। जब बेटियां मायके से विदा होकर ससुराल जाती हैं और ससुराल में उनसे कोई गलती हो जाए तो ससुराल वाले अक्सर उन पर एक आरोप लगाते हैं कि क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है। बस इसी शब्द की वजह से, इसी बात को लेकर परिवार के लोग चिंतित थे। 3 बेटियों का बाप तो नहीं था, माँ थी, लेकिन माँ का जो चाल चलन था वो अच्छा नहीं था। और इसी बात को लेकर कि इसका चाल चलन बेटियों के अंदर ना आ जाए, परिवार ने काफी समझाने की कोशिश की, मगर माँ के दिमाग में नहीं आ रहा था। इसी बात को लेकर एक ऐसा कदम उठाया जाता है कि एक व्यक्ति की हमेशा हमेशा के लिए जान चली जाती है, जबकि कई जिंदगियां, जिसमें 4 बच्चे हैं और कम से कम 5 और अन्य लोग, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की। और जिला गोरखपुर का एक थाना है बढ़लगंज, इसी का एक इलाका है सिधुआपार। दरअसल 22 नवंबर की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर एक घर के सामने आकर बाइक रोकते हैं। बाइक चलाने वाला भी बाइक पे बैठा हुआ है और जो 2 व्यक्ति हैं, एक के हाथ में फल लगे हुए हैं और दूसरे के हाथ में मिठाइयां लगी हुई हैं। घर का बैल दबाई जाती है, दरवाजा खुलता है और दोनों व्यक्ति वो घर के अंदर चले जाते हैं। लगभग 40 साल की एक महिला है जिसका नाम पुष्पा यादव है। पुष्पा यादव उन दोनों को देखकर खुश हो जाती हैं। हालांकि वो उन्हें पहचानती नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमारे घर पे मेहमान आए हैं। उन मेहमानों को बिठाया जाता है, मिठाई और फल लेकर वो रसोई में रख देती है। साथ ही कहती है, भैया आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अब वो रसोई की तरफ मुड़ी ही थी कि एक गोली चलने की आवाज़ आती है और गोली वो सर को पार करती हुई निकल जाती है। महिला वहीं गिर जाती है और महिला की हाथों हाथ मौत हो जाती है। ये चंद सेकंडों का या चंद मिनटों की बात थी। ये दोनों बाइक सवार अपनी बाइक पर बैठते हैं। इस गोली की आवाज़ सुनने के बाद उस घर में 10 साल की एक बेटी है, वो जल्दी से दौड़ती है, देखती है तो माँ मरी हुई पड़ी है और 2 बाइक सवार भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो उस बच्ची की चिल्लाने की, उसकी चीखने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और आनन फानन ही थानेदार को फ़ोन किया जाता है, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार वो बाइक पर आए कौन थे, कौन लोग थे वो बाइक वाले। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑफिसर भी आने शुरू हो जाते हैं। एसएसपी विपिन टाडा भी आ जाते हैं, आईजी, डीआईजी, इस तरह के ऑफिसर इस मामले में शामिल हो जाते हैं। और सभी की एक ही कोशिश थी कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए कि आखिर है तो है कौन। स्थानीय विधायक से लेकर सपा बसपा के नेता भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सभी की एक मांग थी कि ये महिला विधवा महिला है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, बड़े शांत स्वभाव से रह रही थी, आखिरकार कौन इसका दुश्मन है। तो इस घर की जो बड़ी वाली बेटी है, उसने अपने ही खानदान के लोगों पर, अपने ही चचा ताऊओं पर, अपने ही परिवार के लोगों पर आरोप लगाया कि पैसे के लेन देन को लेकर और जमीनी विवाद को लेकर मेरी मां की हत्या की गई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट जाती है और जांच में जुटने के बाद जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था, उसमें से एक व्यक्ति कोरिया में रहकर नौकरी करता है तो दूसरा बैंकॉक में रहकर नौकरी करता है। अब वहां से बैठा हुआ व्यक्ति कौन, आखिर क्यों इनको मरवाने लगा है। पुलिस इस एंगल पर जांच करती है, जमीनी विवाद और पैसे के लेन देन को लेकर, तो ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लगता है जिसके आधार पर पुलिस ये कह सके कि हत्या परिवार के लोगों ने ही कराई है। अब पुलिस ने आसपास के घरों से लोगों से पूछताछ की। फिर पुलिस की नजर पहुंचती है एक कैमरे पर। एक घर के पास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और जो पुलिस देखती है तो उस सीसीटीवी कैमरे में एक बाइक पर 3 लोग आते हैं और कुछ ही देर के बाद वो वापस भी चले जाते हैं। उन्होंने तीनों ने नकाब लगाया हुआ है, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। अब कोई हुलिया है तो बस उससे ही पहचान हो सकती है, चेहरा कोई नहीं था। अभी चेहरा जब ढका हुआ है तो उसकी बड़ा मुश्किल हो चुका था पुलिस के लिए। पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे से कुछ फुटेज निकालने के बाद उसे वायरल किया और लोगों से पता करने की कोशिश की कि आखिर ये 3 व्यक्ति, 3 लोग हैं तो हैं कौन। अब मऊ, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, दरिया, इस तरह से कई इलाकों तक, कई जिलों तक उन फोटोग्राफ्स को वायरल किया गया, मगर अभी तक कोई व्यक्ति ये जानने वाला, ये पहचानने वाला था ही नहीं कि ये 3 बाइक सवार वो व्यक्ति हैं। पुलिस के लिए वाकई ये एक मुश्किल घड़ी थी। पुलिस पर दबाव बन रहा है, इलाके के लोगों में गुस्सा फैल रहा है, तमाम नेता लोग इसमें हस्तक्षेप करने लगे हैं। आखिरकार पुलिस करे तो क्या करे। इस महिला की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो इसके संपर्क में कई लोग हैं,
जो इस महिला के पास आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बारी बारी से सभी लोगों से पूछताछ की, मगर इन लोगों में जिनकी लंबी एक फेहरिस्त है, उन लोगों में भी कोई वो व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं जो 3 बाइक पर थे। तो आखिरकार कौन थे? पुलिस अब इसकी पड़ताल में लग जाती है, और जब पुलिस इसकी पड़ताल में लगती है तो ये पता चलता है कि ये महिला देवरिया जिले के एक मदनपुर थाना है, उसका फकीपुर गांव है, वहां की रहने वाली थी। इस महिला का पति दयानंद यादव, जो कि बैंकॉक में रह के नौकरी करता था, वहां कमाया करता था, लेकिन 2017 में उसकी अचानक ही मौत हो जाती है। मौत के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं इंश्योरेंस के, लगभग 30 लाख रुपए के आसपास। तो ये महिला अपने ससुराल को छोड़कर सीधा एक नई जगह पे आकर, यानी कि बड़हलगंज में एक मकान बनाती है, वहाँ अपने बच्चों को रखती है, उनकी लालन पालन, उनकी एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करती है। यही इसका प्रयास था कि बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब माँ ही नहीं रही तो उन बच्चों का क्या होगा, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए इस महिला की जो ननद है कीर्ति यादव और उसका बहनोई शैलेश यादव, ये चारों बच्चे उनके सुपुर्द कर दिए। फिलहाल ये बच्चे अभी उन्हीं के पास हैं, मगर अभी भी एक सवाल बना हुआ था कि ये हत्यारे हैं तो कौन है, किसने इस महिला की हत्या की है। ऐसा कोई पुलिस को एंगल मिल नहीं रहा था, मगर जब धीरे धीरे पड़ताल की जाती है तो 10-15 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है। अभी 14 दिसंबर 2021 को पुलिस के पास एक व्यक्ति का फ़ोन आता है कि साहब, जिन लोगों की आप तलाश कर रहे हैं, एक बाइक पर 3 लोग जो आए थे, उनमें से मैं एक को जानता हूँ, हो ना हो उनमें वही आदमी है। जब पुलिस उस फ़ोन को गंभीरता से लेती है, क्योंकि पुलिस के पास जो फ़ोन आया था वो उसके मुखबिर का फ़ोन था, और मुखबिर के फ़ोन को गंभीरता से लेने के बाद उसकी जब जांच करती है तो जांच में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, और उस व्यक्ति का नाम है उमेश यादव। पुलिस उसकी लोकेशन, उसके फ़ोन के आधार पर उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। तो शुरू में वो व्यक्ति इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर जो उसकी CCTV फुटेज थी उससे उसका मेल मिलाप कराया गया उसके हुलिये का, तो वो बिल्कुल सही पाया जाता है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम उस महिला के पास क्यों आए थे, क्यों तुमने उसको मारा था। तो उसने कहा, साहब मुझे तो सिर्फ बुलाया गया था, मारने वाले तो 2 सगे भाई हैं। अब जब 2 सगे भाई का नाम आता है, एक का नाम श्रीकांत यादव और दूसरे का नाम विश्वनाथ यादव, तो इस महिला का इन लोगों से कोई भी दूर दूर तक ना कोई रिलेशन है, ना कोई संपर्क है, ना कभी आना है, ना कभी जाना है। ये लोग क्यों मिठाई लेकर आए थे, क्यों इनको गोली मारी गई, ये भी एक सवाल था। अब पुलिस इनकी तलाश में जुट जाती है। 15 दिसंबर को इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उनसे फिर पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने इन्हें क्यों मारा। तो बताते हैं, साहब हमें मारने के लिए सुपारी दी गई थी, सुपारी मिली थी कोरिया से, इसके भतीजे गोपाल यादव ने दी थी। तो पूछते हैं कि गोपाल यादव ने सुपारी दी थी तो पैसे का लेन देन भी हुआ होगा, जबकि पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच की थी, मगर कई महीनों तक कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। आखिरकार 7 लाख रुपए कब आए, कैसे आए, जब इसके बारे में पूछा जाता है तो बताते हैं कि पंचायत चुनाव में श्रीकांत यादव की पत्नी चुनाव लड़ रही थी, पैसे की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, तब कोरिया फोन किया गया, क्योंकि श्रीकांत यादव विश्वनाथ यादव और गोपाल यादव की दोस्ती है, और ये गोपाल यादव इस महिला पुष्पा यादव का भतीजा है, जेठ का बेटा है। और जब बातचीत चलती है तो फिर एक नई बात निकल के सामने आती है। वो जमीन और रुपए का विवाद था ही नहीं, जो विवाद सामने आता है उसको देखकर वाकई हैरानी होती है, परेशानी भी होती है कि आखिरकार कोई इतने हद तक कैसे गिर सकता है। जब पति की 2017 में मौत हो जाती है और ये महिला अपनी ससुराल में रहती है, तो इस महिला को आदत थी नए नए लोगों से दोस्ती करना, नए नए लोगों के साथ वक्त बिताना, उनके साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। ससुराल वाले इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे कि तुम्हारी बेटियां हैं और बेटियों पर गलत असर जाएगा, इसलिए ये सब छोड़ दो। मगर इस महिला ने अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा और अपने ससुराल के उस इलाकों को छोड़ने के बाद बड़हलगंज पहुंच जाती है, सिधुआ पार में जाकर अपना मकान बनाती है। मकान बनाने के बाद वहां पर ये भी सिलसिला चलता रहता है। ये महिला चरित्र की थोड़ी कमजोर थी, थोड़ी नहीं बहुत कमजोर थी, हर दिन नए लोग आते थे और ये बातें यहां से निकलने के बाद ससुराल पहुंचती थी, कोरिया पहुंचती थी, ससुर के पास पहुंचती थी। जब ये बातें पहुंचती थी तो उनका जी जलता था, परेशान होते थे। इसी बीच यानी कि पंचायत चुनाव के दौरान श्रीकांत यादव और विश्वनाथ यादव को कुछ पैसों की जरूरत थी। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए कोरिया से 7 लाख रुपए गोपाल से उधार लिए थे। जब वो पैसे वापस करने की बात आती है तो गोपाल कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे लिए एक काम कर देना। मेरे क्या काम करना है? बोली मेरी भाभी है पुष्पा यादव, उसका काम तमाम करना है। तो उसके बाद ये दोनों सगे भाई विश्वनाथ यादव और श्रीकांत यादव प्लान बनाते हैं, उमेश यादव को साथ लेते हैं और 2 और व्यक्ति हैं,
एक का नाम मिथिलेश यादव है और दूसरे का नाम गोविंद यादव। गोविंद यादव मिथिलेश यादव इस महिला की रैकी करते हैं और कई दिनों तक रैकी करते रहते हैं। एक फोटोग्राफ्स खींचा जाता है और फोटोग्राफ्स खींचने के बाद उमेश यादव को, मिथिलेश यादव को और विश्वनाथ यादव को दिया जाता है और तब ये 3 लोग मिलकर महिला के पास आते हैं। वहाँ आने के बाद दरवाज़ा खुलवाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, इनका स्वागत किया जाता है। चाय बनाने की बात जब की जा रही थी, बहुत करीब से गोली मारी जाती है और उस महिला का मर्डर कर दिया जाता है। अब महिला इस दुनिया में नहीं है, अब उसकी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो सकती, लेकिन उसने जो कदम उठाया था महिला ने, वो शायद नहीं उठाना चाहिए था। हालांकि पुलिस ने इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जो इसका भतीजा है गोपाल यादव, उसको गिरफ्तार करने के लिए कोरिया की पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मामला जब शासन तक पहुंचता है तो अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर इतना खुश होते हैं कि उन्हें 1 लाख रुपए का पुरस्कार देते हैं कि ये वाकई एक अंधा कत्ल था जिसको खुलने में लगभग 23 दिन का समय लग गया था और इलाके के लोग चाहते थे कि सही केस खुलना चाहिए। पुलिस को वक्त जरूर लगता है मगर केस बिल्कुल सही खुलता है और इस पुलिस की सराहना भी की जा रही है। IPS ऑफिसर विपिन टाडा की भी सराहना की जा रही है। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस केस को खुला है। दोस्तों, इस महिला को यदि इच्छाओं की पूर्ति ही करनी थी तो अपने बच्चों को ससुराल में सौंप देती। अभी भी बच्चे ननद के पास हैं। ये महिला अगर इनसे अलग रह के अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। उसे नए नए पुरुषों के साथ इस तरह से दोस्ती करना, उनके साथ इच्छाओं की पूर्ति करने का काम नहीं करना चाहिए था। ससुराल वालों ने समझाने की पूरी कोशिश की मगर उसके दिमाग में नहीं आई थी कि अगर ये महिला अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, ये आदत में सुधार नहीं करेगी तो बच्चों पर इस बात का गलत असर जाएगा। उन बच्चों को सुधारने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और इसमें 5 लोगों की जिंदगी, विश्वनाथ यादव, श्रीकांत यादव, मिथिलेश, गोविंद, गोपाल, कम से कम 5-7 ये हैं, 4 बच्चे, इनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई है। पुष्पा यादव हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान का एक जिला है बीकानेर और वहां के रहने वाले मोहित गहलोत, इनकी अपील थी कि मैं इनका नाम लूं। मैंने आपका नाम ले दिया है, मोहित गहलोत जी। आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों, आप दिनों दिन तरक्की करें और आगे बढ़ें, मेरी यही इच्छा है और मैं प्रभु से भी यही प्रार्थना करूंगा। दोस्तों, अगर यदि आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है या आपका जन्मदिन है, आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं, तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका नाम लेने की। आपको कहानियां कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं किस तरह की कहानी आपको सुनाऊं ये भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।